चलो दो चरों के रैखिक समीकरण है, इसमें क्या होता है, देखो चर क्या है आप समझ गए होंगे, चर एक्स वाई जेड थे। तो ऐसे दो चीज आ जाए, ऐसे समीकरण को दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म या व्यापक रूप है, व्यापक रूप इसका ये होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अक्स के मल्टीप्लाई में है उसको ए, वाई के मल्टीप्लाई में बी, और बच गया उसको क्या बोलते हैं सी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसका व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताऊं, आप मेरे को बताना, क्या ये समीकरण माइनस का 2x प्लस का 8y माइनस का 11 बराबर 0 क्या दो चरों का रैखिक समीकरण है क्या? अरे बोलो, क्योंकि अक्स है और वाई है, दो ही तो चर है, तो दो चरों का रैखिक समीकरण है। बताओ एक की जगह क्या है इस प्रश्न में, माइनस का 2, बी की जगह क्या है बताओ 8, और सी की जगह क्या है माइनस का 11। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात और करूं, तो मेरे पास अगर एक एग्जाम्पल ऐसा हो, माइनस तो रहने दो 5x माइनस का 8y प्लस का 24 बराबर 0, क्या ये भी दो चरों का रैखिक समीकरण है क्या? कैसे पहचाने कि एक अक्स है और दूसरा क्या है इसमें y है। तो अक्स के मल्टीप्लाई में है उसको a बोलेंगे, तो a बराबर कितना आएगा 5, b बराबर कितना आएगा -8, और c बराबर कितना आएगा 24। ठीक है, अब तीन बातें सीखेंगे हम। एक तो इनका सॉल्यूशन कैसे होता है, वो मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि या नो सॉल्यूशन है कि या इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, ये चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए और उसमें हमें एक्स और वाई का मान का पता करना हो तो वो कैसा करेंगे। ठीक है, और उससे सबसे पहले सबसे जनरल बात देख ली हमने कि दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, बोलो दिखाओ वापस। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसमें ए बी सी को कैसे छाड़ते हैं वो हमने देख लिया। ये बी सी का मान है, ये बी सी का मान है। यहाँ तक क्लियर है? लिख लो फटाफट। सब लिख लिए? तो ये तो हम था हमारे पहले स्टार में। ठीक है, दूसरे स्टार में लिखो आप, इसी का बिंदु है। दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल। पहला तो था दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दूसरा है दो चरों के रैखिक समीकरण का हल। सॉल्यूशन वाले पार्ट में देखना। देखो मैं लिख रहा हूं E1, E1 का मतलब इक्वेशन पहली यानी समीकरण एक, ये बनेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये तो दो चरों का रैखिक समीकरण पहला समीकरण है। दूसरा जो समीकरण है E2 यानी इक्वेशन सेकंड, वो है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण के दो समीकरण मैंने लिख दिया। पहला समीकरण लिख दिया A1x प्लस, बोला करो साथ, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या लिख दिया, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब ये दोनों समीकरण लिखने के बाद में आपसे ये पूछ रहा है कि आप x और y के मान बताओ।
अक्स की जगह क्या आएगा और वाई की जगह क्या आएगा। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या है देखिएगा कि 3x माइनस का 4y प्लस का 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस का y प्लस 8 बराबर 0 हो तो अक्स तथा y के मान, अक्स तथा y के मान आपको नहीं लिखना है, ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अगला आप करना। तो एक तो ऐसा प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है एग्जाम में कि दिया 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 हो तो अक्स और y के मान बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसे प्रश्नों में, सबसे पहले तो पहला समीकरण लिखो क्या है, 3x माइनस का 4y बराबर माइनस का 5। अचर वाले पद को, कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड ले जाओगे आप। दूसरा लिख लो 2x माइनस का y बराबर माइनस का 8, उसको भी उस साइड ले गया। 3x माइनस 4y बराबर माइनस 5 कर दिया, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 8 कर दिया। अब करना क्या है देखो, यहाँ से या तो y समान करना है या अक्स समान करना है। एक को समान करना है ताकि दूसरा आ जाए, फिर दूसरे को किसी एक इक्वेशन में रखना है ताकि वो नहीं आया था वो भी आ जाए। तो मैं यहाँ y को समान कर लेता हूँ, तो y को समान करने के लिए ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो y समान हो जाएगा। तो मेरा ऊपर वाला प्रश्न तो कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा 3x माइनस का 4y बराबर माइनस का 5, और ये नीचे वाला क्या रह जाएगा 8x माइनस का 4y और बराबर में माइनस का 32। 4 से गुणा करा देना है बस हर जगह। अब गुणा कराने पर एक में से दो को घटाना है ताकि वो माइनस से प्लस कट जाए। तो एक में से दो को घटाऊंगा तो ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो माइनस का 4y में प्लस का 4y जुड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 5x बचेगा, और उधर प्लस का कितना बच जाएगा 27 बचेगा। तो अक्स का मान क्या आया, अक्स का मान आया माइनस का 27/5। अक्स का मान क्या है, माइनस का 27/5। अब हमें y का मान भी ढूंढना था, तो किसी भी एक इक्वेशन में अक्स का मान रख दो, आपके पास y का मान आ जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं, जैसे इसी में रख दिया। ये क्या कहता है कि y बराबर होगा 2x प्लस 8। ये y उधर चला जाएगा, माइनस का 8 इधर आएगा, तो y बराबर 2x प्लस 8 होगा। तो y बराबर 2x, 2x का मतलब क्या हुआ, माइनस का 54/5, और प्लस का क्या रहेगा 8, और y बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में 5 को जोड़ देंगे तो माइनस का 14/5। ठीक है, लिख लो।
देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 11x प्लस 4y बराबर 8। दूसरी क्या बनेगी, 2x प्लस 6y बराबर 20। इसमें दो कॉमन लेके पूरी इक्वेशन को काट सकते हो आप। यानी इसी को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 3y बराबर 10। अभी या तो y समान करो तो ऊपर वाला 3 से नीचे वाला 4 से गुणा होगा, या x ही समान करो तो नीचे वाला 11 से गुणा होगा, ऊपर वाला किसी से नहीं होगा। तो मैं y समान करता हूँ, इसलिए ऊपर वाले को 3 से गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ किससे गुणा कराना पड़ेगा, 4 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले को 3 से गुणा, नीचे वाले को 4 से गुणा। तो जैसे 3 से गुणा कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33x प्लस 12y बराबर 24। और अगर ये 4 से गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा, 4x प्लस 12y बराबर 40। अब कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। तो कितना x बच गया, 29x इज इक्वल टू माइनस का 16। तो x बराबर आएगा माइनस का 16/29। ये तो x का मान आ गया, और y का मान करने के लिए इसी में रख देते हैं। तो y का मान कैसे आएगा, 3y बराबर क्या आएगा, 10 माइनस का x। ये आएगा y के लिए। ये देखो 3y बराबर 10 माइनस x। तो अकेला बाद में करेंगे, 3y बराबर 10 माइनस तो प्लस हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू खुद माइनस में है, 16/29। ये तो मैंने मन से लिखा रहा हूँ तो ऐसे बन रहे हैं थोड़े से। 29 290 में 16 जोड़ोगे तो 306। और इसको अगर हम 3 से काट देंगे तो x बराबर 102/29। ठीक है, ये आए थे क्या आपके भी, ये नहीं आए थे तो सुधार करा करो और ये चीजें सीख लेना। उतारो, माइनस का नहीं आएगा तो प्लस का ही तो आएगा। ये चीज सीख ही लेना, मैं तो दो एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ ना। हम्म, चलो इससे आगे देखो भाई, द्विघात समीकरण अभी नहीं देखेंगे, एक बार उसी के कुछ पॉइंट बचे हुए वो और देखेंगे। तीसरा स्टार लगाओ, लिखो इसमें दो चरों के रैखिक समीकरणों के हलों की प्रकृति।
दो चरों के रैखिक समीकरण के हलों की प्रकृति। दो चरों के ना ना ना, सवाल ही नहीं। तो क्या लिखा आपने? क्या? हलों की प्रकृति, ठीक है। तो सॉल्यूशन का नेचर देखना है कि इनका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो वो दो समीकरण है, दो चरों के रैखिक समीकरण है, यही बोले थे हमने। पहला क्या है बताओ, बोलो वापस बोलो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। अब इसकी प्रकृति तीन चीज है। सबसे पहले आपको मैंने एबीसी पहचाना बताया था, उसी प्रकार से a1 b1 और c1 पहचानोगे, a2 b2 और c2 पहचानोगे। वो आप पहचान लोगे आप आराम से कि भाई पर्सन इक्वेशन को देख के कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, ऐसे आप पहचान लोगे आराम से। पहचान लोगे तो पहचानने में आपके पास अगर ये चीज आती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन b2, तो आप बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान है, यानी अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल संभव होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है x और y के एक एक मान ऐसे हैं जो इन दोनों को संतुष्ट करते हैं। सिर्फ एक एक मान ही है। x और y के अभी पीछे मान निकाले थे, वो मान उसका हल ही तो था आगे। तो x और y के एक एक मान ऐसे हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो उस समीकरण का अद्वितीय हल बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि इसके अनंत हल विद्यमान है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, इसके अनंत हल विद्यमान है। और अगर हमारे पास आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम बोलेंगे कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, ये बोलेंगे। अब ये जो चीज है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x b2y c2, ये वैसे किसी लाइन की इक्वेशन को दिखाते हैं, रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण है, तो इस जगह है ना, ये दोनों रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटेगी, तो काटेगी तो एक अक्ष कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और एक वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और वो एक एक हल मिल जाएगा। जब अनंत हल होते हैं ना, तो पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन पड़ी रहती है, तो खूब सारे एक्स और वाई के मान होते हैं, आप चाहो जितने मिल जाएंगे आपको, तब अनंत हल होता है। और जब नो सॉल्यूशन होता है ना, तो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है, तब वहां पे एक्स और वाई के कोई कॉमन मान नहीं होते। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई के ऐसे मान जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे, दोनों को संतुष्ट करे। तो वापस एक बार मैं बताता हूँ क्या बात हुई। पहला रैखिक समीकरण तो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढ लोगे,
ढूंढने पर अगर ऐसा संतुष्ट करे तो आप बता देना कि अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स और वाई के अकेले मान ऐसे हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये चीज आपके नहीं है कि ये तो मैं थोड़ा और ज्यादा समझा दिया इसको कि भाई ये है क्या चीज। तो ये एक लाइन दूसरी लाइन एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वही एक्स और वाई का मान होता है। अनंत हल होने का मतलब कंडीशन क्या होगी, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तब अनंत हल होंगे। और कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2, तब कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अनंत हल होने का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के संगत है यानी ऊपर है। और अद्वितीय हल होने का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह से काटती है। ठीक है, ये लिख लो बात। लिखो एग्जाम्पल लिखो, इसी पे देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल संख्या 1 लिखना। वैसे तो ये तो पहले वाले से रिलेटेड ही, लेकिन लिख लो, यदि x+1/y = 5, 2x+3/y = 13 हो तो 2x - 3y का मान। फटाफट 5 प्रश्न कर लो। आया? आया क्या? 7 आ रहा है? 7 तो गलत है।
देखो पहले ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि 3/y उसके पास भी आ जाए, जैसे नीचे वाले में 3/y है वैसे ही। तो 3 से मल्टीप्लाई कराओ ऊपर वाले को, 3x प्लस 3/y 15, और ये 2x प्लस 3/y बराबर 13। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब बाकी कर दो माइनस माइनस माइनस। 3/y से 3/y कैंसिल हो गया, तो 3x में 2x आएगा, तो x बराबर में कितना आएगा 2। x बराबर में जब 2 आ गया तो कहीं पे भी x का मान रख दो और y का पता करो। तो इसी में रख देता हूँ, 1/y बराबर 5 माइनस 2 हो गया। 1/y बराबर 2 यहाँ लिखा तो 5 माइनस 2 गया, यानी 3 हो गया। तो 1/y बराबर 3/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3y बराबर 1 हो गया, तो सिर्फ y बराबर 1/3 हो गया। या यहीं से पलट देते, तो ये पलटोगे तो वो पलट जाएगा, तो y/1 बराबर 1/3 हो गया, यानी y बराबर 1/3 हो गया। अब y बराबर 1/3, अब दोनों यहाँ लिख दो, तो 2 गुणा x की जगह क्या लिखोगे 2, और 3 गुणा 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारो। लिखा है अगला, लिखो दूसरा, युगपथ युगपथ रैखिक समीकरण है। हाँ अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, युगपथ रैखिक समीकरण। युगपथ का मतलब है जैसे दो इक्वेशन साथ आती है, तो युगपथ रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर 10 के कितने हल है, के कितने हल है, हाउ मैनी सॉल्यूशंस, के कितने हल है। अब इसमें ये आएगा ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ये 4 ऑप्शन आएंगे ऐसे। तू देर ना कर। तो पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तीन एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 5 बराबर 0। दूसरा है 6x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। अब अगर पहले समीकरण की बात करूं तो मुझे a1 बताओ कितना है 3, b1 बताओ कितना है माइनस का 1, और c1 बताओ कितना है माइनस का 5। और इसको क्या बोला था हमने, a2 कितना है 6,
बिट्टू कितना है, बिट्टू -2 और चिट्टूर -10। आने वाले 10-20 साल बाद में ऐसे नाम रहेंगे अपने आसपास भी। अब बिट्टू, टिट्टू, टिट्टू ऐसे बोलेंगे। तो बताओ, 3/6 -1/-2 और -5/-10। और जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या आंसर आता है, अनंत सॉल्यूशन होगा। लिख लो। लिखो, यदि कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं आप चकमा खा जाते हो। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, जो भी है, यदि 3x-5 बटावा 4 -4x बराबर 3 -x-3/2 हो तो x का मान, हो तो x का मान। नहीं हुआ, देखो यहाँ 4 एलसीएम ले लो, 3 को अंदर गुणा करो, 3x -15 -16x, सही है। यहाँ 2 को एलसीएम ले लो, 6 -x + 3, माइनस को अंदर एंट्री करवा दिया, 3 -15 -13x बटावा 4, क्यों। और यहाँ 9 -x बटावा 2, इस 2 से इसको काटा तो ये 2, अब 2 जाके उधर गुणा होगा, तो -15 -13x 18 -2x।
ये माइनस का 2 अक्स इधर आया, प्लस का तो माइनस का 11 अक्स बचेगा, और 15 18 की तरफ गया तो 3 18 33 हो जाएगा, और अक्स बराबर 33/11 और माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 3 आना चाहिए था। आया था किसी के? बढ़िया बढ़िया। चले आगे। लिखो अगला। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, युगपत समीकरण 4x + 3y बराबर 2 तथा kx + 6y = 4 के अनंत हल संभव हो, के अनंत हल संभव हो, के अनंत हल संभव हो, के अनंत हल संभव हो तो के का मान बताओ, के अनंत हल संभव हो तो के का मान बताओ। तो अनंत हल संभव होगा तब 4/k 3/6 और 2/4 होना है, तो कोई भी 2 बराबर ले लिया, तो 4/k बराबर 1/2 होना है, तो k बराबर 8 होना है बस। ठीक है, लिखो 4 नंबर का बिंदु द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लिए? देखो इधर, इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप जनरल फॉर्म तो ये होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, यानी यहाँ घात 2 आती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ अक्स तो होता है ना वो चर होता है, वेरिएबल्स होता है, और ये bc होते हैं ना वो अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अचर राशि होती है। और कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर आपने a ही 0 कर दिया तो फिर तो द्विघात समीकरण गायब हो जाएगा, फिर तो वो रैखिक समीकरण आ जाएगा पिछले की तरह। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसकी कितनी घात है? ज़्यादा ज़्यादा 2 घात है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। और जो 2 सॉल्यूशन होते हैं ना, उन सॉल्यूशनों को हमें एक को अल्फा और दूसरे को क्या मान रहे? बीटा। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान रहे हैं, तो मूलों का योग, ये मूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मूलों का योग का एक सूत्र होता है, मूलों का योग का, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और b कहाँ से आएगा? ये, और a ये है ही, ठीक है। और एक आता है मूलों का गुणनफल का, मूलों का गुणनफल का सूत्र आता है
मूलों का गुणनफल का सूत्र आता है अल्फा बीटा बराबर C/A। C कहाँ से आएगा, ये और ये यहाँ है, ठीक है। एक इसका दोनों मूल दिए हुए और हमें समीकरण पूछे तो समीकरण कैसे पता करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ऐसे पता करेंगे। और इसका हल करने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक श्रीधराचार्य इसका सूत्र है। तो गुणनखंड विधि तो क्वेश्चन से समझ में आएगी। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है कि अल्फा बीटा के मान ऐसे निकलेंगे कि माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4AC/2a। जब आपने यहाँ प्लस का चिन्ह काम में लिया तो अल्फा आ जाएगा और माइनस का चिन्ह काम में लोगे तो बीटा आ जाएगा। सारा लिख लो।